नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेखपुरा, पटना, बिहार। मैं आपसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहता हूं, अलग अलग टॉपिक्स पर। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसका पर्पस है एक बीमारी जिसके बारे में मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। वैसे तो मित्रों मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं जो इधर इंदिरा गांधी में करीब 60, 70, 80, 90 हज़ार मरीज़ देखा 5-6 साल में, तो अपने आप को अब मैं एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा उचित समझता हूं, क्योंकि इधर यहाँ मैंने यही सीखा कि भोजन बदल के और जो है कि क्रियाशीलता बढ़ा के शरीर का आप इस धरती का कोई भी बीमारी ठीक कर सकते। तो चूँकि अब बहुत सारी बीमारियों में मेरा इंटरेस्ट हो गया है और भोजन बदल के देखते हैं कि वो सब बीमारी भी ठीक हो जाता, तो इसीलिए अब जो बीमारी को मैं ठीक करता हूँ, तो वो बीमारी का मैं चाहता हूँ कि उसका वीडियो बना के लोगों तक ये बात लाऊं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 29 अक्टूबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाती है। तो आज मैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे और स्ट्रोक क्या होता, क्यों इसको हम इतना ज़्यादा मोर्टलिटी होता है इसमें, आखिर क्या कर दें तो मोर्टलिटी घट जाए, सिंपल सा चीज़ है जो कि आप अगर जान जाइएगा तो आपको ये स्ट्रोक नामक बीमारी कभी नहीं होगा। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, वर्ल्ड स्ट्रोक डे और स्ट्रोक क्यों होता और स्ट्रोक को कैसे ठीक कर सकते, और स्ट्रोक के बारे में सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंटली इसको देखिएगा, जब भी समय मिले तो आप बाद में भी इसको देख सकते। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्ट्रोक जो होता है, यानी लकवा जिसको हिंदी में कहते हैं, ये जो है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट ऑफ, जो बेसिकली सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कह सकते हैं इसको। तो ये जो होता है ये आपका वर्ल्ड का सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। ये जितना भी लोग मरते हैं इस धरती पर, हर साल करीब 4.5 करोड़ आदमी लोग मरते हैं, और उस 4.5 करोड़ आदमी में से करीब 66 लाख जो आदमी मरते हैं वो आपका स्ट्रोक से मरते हैं। और अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो एक तो जिसको स्ट्रोक हुआ और वो डॉक्टर के पास गया, वो जितना अगर एक आदमी गया तो समझिए कि 5 आदमी को ऐसा स्ट्रोक हुआ होगा जो कि वो डॉक्टर के पास गया नहीं, हल्का फुल्का उसको लक्षण आया और थोड़ा देर के लिए वीकनेस रहा, फिर ठीक हो गया और वो ओवरट रूप में नहीं आया। कभी कभी उसको हम लोग ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी कह लेते हैं। तो एक जो स्ट्रोक अगर किसी को ओवरट होता है तो उसके साथ साथ समझ लीजिए तो 6 आदमी को जो छुपा हुआ स्ट्रोक आपको हो चुका होगा। तो आप सोचिए कि अंदर में कितना ज़्यादा ये बीमारी है। तो और जिसको भी स्ट्रोक होता है, अगर स्ट्रोक हुआ तो ऐसा माना जाता है कि 20% आदमी जो है 1 महीने में मर जाता है और 40% आदमी जो है 1 साल में मर जाता है। लेकिन तो इसका अर्थ हुआ कि 1 साल के बाद जो लोग बचते हैं वो 60% आदमी बचते हैं, और बचते हैं तो उनको बहुत सारा डिसेबिलिटी भी रह जाता है। तो इसीलिए चूँकि ये बहुत कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, सेकेंड कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, इसीलिए लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाने लगा है सन 2006 ईस्वी से। और ये इसको मनाता कौन है? वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था है जो कि इसको सेलिब्रेट करती है। अभी तो इसके जो चीफ हैं वो ऑस्ट्रिया में रहते हैं, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं। वो ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक कंट्री है, वहाँ उसके वही अभी प्रेसिडेंट हैं। तो वही मनाते हैं, हर 3-4 साल में लोग बदलते रहते हैं। तो अब है कि ये कब से मनाया जा रहा है, तो 2006 ईस्वी से मनाया जा रहा है। वैसे आप अगर देखिएगा तो 1990 ईस्वी से ही स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाने का काम यूरोप के देशों में हो रहा था। लेकिन 2004 में वैंकूवर कनाडा में एक कांग्रेस हुआ था, स्ट्रोक कांग्रेस हुआ था, वर्ल्ड स्ट्रोक कांग्रेस। उसमें तय किया गया था कि एक दिन ऐसा मनाया जाए जिस दिन सब लोगों का ध्यान खींचा जाए कि भाई देखो ये इम्पोर्टेंट बीमारी है, एक बार अगर किसी को लकवा मार दिया तो उसके सेवा करने में जो है बहुत सारा आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 11 करोड़ 60 लाख कार्य दिवस का नुकसान होता है स्ट्रोक के चलते केवल। तो
जो है कि इतना ज़्यादा कार्य दिवस का नुकसान हो रहा है, इतने लोगों को है तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ 5 आदमी लगे हुए हैं उसकी सेवा शुश्रूषा में, क्योंकि इसमें आदमी अपंग हो जाता है। तो ये जो है कि इसीलिए ये मनाया जाता है, 2024 से मनाया जाता है लगातार। और ये तो हुआ आपका इसका इतिहास। अब जानते हैं कि स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक जो WHO डिफाइन करता है कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी तंत्रिका तंत्र का वो बीमारी जिसमें कि आदमी का डिसेबिलिटी हो जाए, आदमी का कोई कमजोरी हो जाए, कोई अपंगता आ जाए, और वो जो है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होना चाहिए, यानी कि दिमाग का नस का गड़बड़ी होने से हो, और जो कि 24 घंटे के बाद भी परसिस्ट करे। यानी जो भी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट अगर होता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट क्या अर्थ हुआ कि जैसे हर जगह खून का सप्लाई किया जाता है आर्टरीज के द्वारा, और गंदा खून को निचोड़ा जाता है वेन के द्वारा, और उसको फिर वापस लाया जाता है और हार्ट में लंग में उसको सफाई करके उसमें ऑक्सीजन डाल करके CO2 निकाल के फिर उसको अच्छा खून बना के आर्टरी से भेजा जाता है। यानी कंटिन्यूअस आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज हार्ट के द्वारा, नली के द्वारा, खून का नली के द्वारा, आर्टरीज बोलते हैं, वो भेजा जा रहा है। अगर हमारे दिमाग का जो खून का नली है, उस खून के नली में का कनेक्शन अगर 60 से 90 मिनट भी रोक दिया जाए तो उतना ही काफ़ी है, आपका न्यूरॉन जो है डैमेज होने लगेगा। और अगर किसी को लकवा मारा और अगर वो जो है कि 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर उसका रिकवरी का चांस बहुत ज़्यादा, ये फिर उसमें रिकवरी का चांस थोड़ा कम हो जाता है। और वैसे केसेस में जो आप डिजीज दीजिएगा, जो दवा दीजिएगा, तो उसका भी सक्सेस होने का चांस कम हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो दिमाग है, तो हम लोग जानते हैं 2 हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और इस दिमाग में अलग अलग एरियाज़ है, जैसे सेरेब्रम है, फिर मिड ब्रेन है, फिर नीचे सेरेबेलम है, फिर स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, और सब एरिया का अलग अलग काम होता है। फ्रंटल लोब है जो आगे वाला है, इधर लैटरल लोब है, फिर पैराइटल लोब है, और पीछे ऑक्सीपिटल लोब है। तो जो मोटर काम होता है सब फ्रंटल से होता है, पीछे ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ज़्यादातर वो देखने वाला काम करता है, विजुअल, जो सुनने वाला काम करता है वो टेम्पोरल लोब करता है। इसी प्रकार से ये हर पार्ट का अलग अलग काम होता है। तो जाहिर सी बात है जो हिस्सा ब्रेन का गड़बड़ाएगा वो हिस्सा का आपको गड़बड़ी मिलेगा। तो इसको हम लोग लकवा मारना भी कह सकते हैं। इसको आप पहले आप समझिए कि जो ब्रेन का जो सप्लाई होता है, वो ब्रेन का जो खून का नली वो सप्लाई होता है, उसको सर्किल ऑफ बिलीज कहते हैं, और वो आपका एंटीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऐसे करके रहता है। खून का नली होता है, आर्टरीज को बोलते हैं सेरेब्रल आर्टरीज। तो इसमें अगर कोई रक्त का थक्का जम जाए, थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या खून का नली संकीर्ण हो जाए तो खून कम पहुंचेगा। अगर हम एक्स्ट्रा चीनी खाएं और चर्बी जमा कर दें खून की नली में तो खून का नली ब्लॉक हो जाएगा, उसकी वजह से खून कम पहुंचेगा और उसकी वजह से भी हो सकता है स्ट्रोक। और कभी कभी अगर हार्ट का गड़बड़ी हो तो हार्ट कमज़ोर हो जाए तो प्रॉपर अमाउंट खून नहीं भेज पाए तो उसके चलते भी ओवरऑल परफ्यूजन कम हो जाए, उसके चलते भी खून कम पहुँचेगा, तो उसके चलते भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। कभी कभी जो सीवियर एनीमिया है उसमें भी स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन कम कैरी कर पाएगा वो। और कभी कभी दिमाग का नली जो है नस फट जाने से हेमरेज हो जाता है तो उसको सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं, उसमें भी आपको लकवा मार सकता है। तो ये लकवा का अलग अलग रूप हुआ। पहले हम आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाते हैं कि इसमें हम लोग जो CT स्कैन MRI करा के जाँच कराते हैं, ब्रेन का स्कैन करते हैं, तो उसमें जो फाइंडिंग मिलता है वो कैसे मिलता है वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये CT स्कैन है दिमाग का। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा उजला है, नॉर्मल है ये। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हिस्सा काला है। तो ये जो काला आप देख रहे हैं ये काला हो जाएगा जब इस्चेमिया होगा, जब खून कम पहुँचेगा तो इस हिस्सा पर काला पड़ने लगेगा उसमें, और अगर उजला होने लगे इसका मतलब उसमें जो हेमरेज है। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग जो है कि ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। ये देखिए आपको ये हेमरेज है, इसमें ये आपको उजला दिख रहा है, ये हेमरेज है ना। तो और ये देखिए आप एक इसमें देखिए इधर वाला काला दिख रहा है, ये आपका इस्चेमिक हो गया, और इधर वाला जो उजला दिख रहा है ये आपका जो है कि ये आपका हेमरेज के चलते ये है। तो ये आप जो देख रहे हैं और भी फोटोग्राफ देख सकते कि अगर देखिए ये अगर खून का नली है दिमाग में, जो खून का नली है, और ये खून का नली में क्या हो गया, जम गया, ये जम गया, थ्रोम्बस जम गया।
तो यहाँ जो थ्रोम्बस जम गया है, तो ये थ्रोम्बस जो है ये खून का फ्लो रोक देगा। तो किसी खास हिस्से में खून नहीं पहुँचेगा तो हिस्सा मर जाएगा। और अगर 2 से 3 और ये थ्रोम्बस कहीं से भी आ सकता है, हार्ट से भी आ जाए, कहीं से भी, इम्बोलाइक कहते हैं उसको, कहीं भी थ्रोम्बस बना वो वहाँ पर पहुँच गया। क्यों थ्रोम्बोसिस होता ये हम अभी आपको समझाएंगे। पहले आप फोटो देख लीजिए ताकि आपको कुछ पिक्चर बन जाए, तो फिर समझने में आसानी हो जाएगा। तो ये देखिए कि किस ढंग से जो रक्त का थक्का जमता है तो वो कैसा दिखता है, वो आपको यहाँ पर वो इमेज में दिख रहा है। तो ये जो है कि ये आपको इसमें दिख रहा है 2 प्रकार का स्ट्रोक है। एक तो खून का नली से खून बाहर निकल गया है ना, तो एक तो थक्का जम गया, तो यहाँ पर खून का फ्लो नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। खून आगे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए थक्का जम गया, तो आगे की ओर खून नहीं जा पा रहा है। और ये जो है नीचे वाला, इसमें खून का नली लीक कर गया, तो ये जो है आपका हेमोरेजिक ये है, तो ये हेमोरेजिक हो गया है ना, तो ये आपको दिख रहा है। और उसी ढंग से जो है कि ये और पिक्चर देख सकते हैं, ब्लॉकेज अगर होगा तो कैसा ब्लॉकेज होगा, देख रहे हैं ये चर्बी जमा हुआ है, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया, तो यहाँ पर खून नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये स्ट्रोक हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा एरिया दिमाग का ख़राब हुआ, तो उसके वजह से वो आपको लक्षण मिलेगा। अगर लेफ़्ट साइड का ब्रेन खराब होगा तो राइट साइड का लकवा मारेगा, राइट साइड का ब्रेन खराब होगा तो लेफ़्ट साइड का लकवा मारेगा, तो इस प्रकार से होगा। और अगर रप्चर करेगा तो इस ढंग से खून का नली रप्चर कर गया तो ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। अब एक ब्रेन हेमरेज होता है सब, एक एरोक्नाइड हेमरेज, उसमें आपको हेडेक होने लगेगा, उल्टी के साथ भी आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रोक में 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वो आपका ये हो गया है ना। और अब हम आते हैं कुछ दूसरे प्रकार का फोटोग्राफ देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, फिर उसके बाद तब हम डील करेंगे कि ऐसा होता क्यों, वो हम डील करेंगे। तो ये आप देखिए उसी ढंग से, ये आप देखिए इसमें जो है कि ये देखिए खून का सप्लाई होता है ब्रेन का, ये आर्टरीज है और इसको सर्किल ऑफ विलिस बोलते। तो ये जो है कि ये बनाता है बेस ऑफ द ब्रेन में, आप देख रहे हैं ये ब्रेन है और उसमें अलग अलग खून का नली है। अब जो नली ब्लॉक होगा उस एरिया का खून सप्लाई रुकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग एरियाज़ में खून जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये, और अब कौन सा आर्टरी ब्लॉक हुआ उसके हिसाब से वो हिस्सा ब्रेन का डैमेज होगा, है ना। या तो 2 ढंग से हो सकता है, या तो खून का नली फट जाए उसके चलते हो सकता है, या तो खून का नली फट जाए, या तो दूसरा हो सकता है कि वो ब्लॉकेज हो जाए तो खून नहीं पहुँचे, तो ये हो सकता है। और फिर इसमें ये भी जान सकते हैं कि अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग एरिया है, जैसे कि कौन एरिया कहाँ डैमेज होगा उसके हिसाब से अलग अलग लक्षण मिलेगा आपको। कौन एरिया का क्या काम है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें किस एरिया का क्या काम है आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका ब्रेन हुआ, नीचे जो है ब्रेन स्टेम है, ऊपर में सेरेब्रम है। अब ये अलग अलग लोब है, ये जो फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब लोकोमेशन यानी चलने फिरने में मदद करता है, इंटेलिजेंस जजमेंट करता है, लॉजिक डिसीजन मेकिंग करता है, बिहेवियर पर्सनालिटी बनाता है, और मेमोरी भी ये आपका इसी में होता है ना, आपका इसी एरियाज़ में मेमोरी भी रहता है। फ्रंटल में हो गया, इधर हो गया ऑक्सीपिटल, तो ऑक्सीपिटल जो है देखने के लिए जिम्मेदार है, ऑक्सीपिटल लोब जो है देखने के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके बाद ये आपका हो गया टेम्पोरल लोब, तो वहाँ पर स्पीच का सेंटर होता है, तो स्पीच का सेंटर होता है, लोकोमोशन और मेमोरी भी उसमें भी रहता है। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग एरिया है। पैराइटल लोब में लैंग्वेज का सेंटर रहता है, तो ये आपका पैराइटल लोब है यहाँ पर, तो इसमें लैंग्वेज का सेंटर रहता है, तो ये आपका जो है कि पैराइटल लोब हो गया। ठीक, तो इसी ढंग से ये सेरेबेलम है, ये गड़बड़ाएगा तो बैलेंस गड़बड़ाएगा, तो ब्रेन स्टेम गड़बड़ाएगा तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट रुक जाएगा क्योंकि हार्ट का सप्लाई यहीं से होता है, ब्रेन स्टेम से हार्ट को भी सप्लाई रहता है और रेस्पिरेटरी मसल को भी सप्लाई रहता है। तो डिपेंड करेगा कि किस एरिया का खून का नली खराब हुआ और किस एरिया का ब्रेन मरा, तो उस एरिया का कार्य आपका बाधित होगा। तो ये आपको इसमें से समझ में आ गया। और इसी ढंग से आप समझ सकते कि ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो ये ब्रेन का अलग अलग हिस्सा है जो अलग अलग काम के लिए जिम्मेदार है। ये हाई इंटेलेक्ट के लिए जिम्मेदार है, ये मोटर
वॉलंटरी आई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, ये मोटर और स्पीच प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। नीचे वाला इक्विलिब्रियम सेरेबेलम है, ये इक्विलिब्रियम आपको जो स्टेबिलिटी संतुलन आप मेंटेन करते हैं इसके लिए जिम्मेदार है। उसी ढंग से ये सुनने के लिए जिम्मेदार है, ऑडिटरी लेफ्ट टेम्पोरल पोर्शन जो है। तो ये देखने के लिए पीछे वाला ऑक्सीपिटल पोर्शन जिम्मेदार है। तो ये सेंसेशन के लिए जिम्मेदार है। तो अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आया तो क्या होगा, सुन्न हो जाएगा वो एरिया, है ना। तो उसी ढंग से अगर आपका लैंग्वेज वाले में गड़बड़ाएगा तो आपको जो बोल नहीं पाएगा मरीज, है ना, एफाजिया होने लगेगा उसको। तो डिपेंड करेगा कि किस एरिया का मोटर फंक्शन गड़बड़ाता है, उसके हिसाब से आपको इसमें लक्षण मिलेगा। तो ये आप देख लिए। अब जो है कि ये अब हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं कि ऐसा होता क्यों। तो आप ये समझिए कि ये क्यों होता है स्ट्रोक। वैसे तो किताब में जैसा आपको बताया कि ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ब्लड प्रेशर के मरीजों में ज़्यादा होता, हाई बीपी के मरीजों में, चीनी के मरीजों में ज़्यादा होता। लेकिन अभी हम आपको जो अगले 10-15 मिनट में हम चीज़ बताएंगे, ये वो चीज़ है जो हम यहाँ खोजे हैं इंदिरा गांधी में, मरीज देखते देखते कि बीमारी होता क्यों। किसी भी और बीमारी की तरह स्ट्रोक क्यों होता, बीपी क्यों होता, चीनी क्यों होता, गठिया क्यों होता, दमा क्यों होता, मिर्गी क्यों होता। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करे, या फिर दुकान में बैठ के दुकानदारी करे, और एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, क्या दोनों का खाना बराबर हो सकता है? लेकिन हम दोनों का खाना बराबर करने का प्रयास करते हैं, यहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाता है। तो ये जो है कि तो लकवा में पहले समझ लीजिए, लकवा में होगा क्या मरीज को जो है कि अचानक मरीज बोलेगा कि अचानक बेहोश हो जाएगा, और उसको जो है कि एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा। एक तो गिर जाएगा अचानक, चूँकि एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा, एक साइड का हेमीप्लेजिया बोलते हैं, काम करना पैराप्लेजिया बोलते हैं, पैराप्रेसिस बोलते हैं, और काम करना बंद कर देगा, उससे शून्य हो जाएगा, चक्कर भी आने लगेगा, कभी कभी जो है कि हेडक रहेगा। हेडक और उल्टी तब होता है जबकि हेमरेज होता है, खासकर सब रेक्नाइडल हेमरेज। और अगर इस्चेमिया वाला अटैक आएगा और एम्बोलाई के द्वारा होगा तो अचानक जो है कि मरीज का बोली रुक जाएगा, उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, है ना, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बोली रुक जाएगा, आँख बंदी नहीं होगा, और अचानक गिर जाएगा, तो बेहोश हो जाएगा, आवाज़ लड़खड़ाने लगेगा अचानक। तो समझ जाइए कि उसको जो है कि अटैक आ गया है, लकवा का अटैक मार दिया है, स्ट्रोक बोलते हैं उसको। तो स्ट्रोक क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, हर बीमारी खत्म हो जाएगा। चीनी किसको कहते? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये चारों पांचों चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध पीने का अर्थ है 10 किलोमीटर चलना। आप अगर पिए हैं तो उतना चलना भी होगा। 1 थाली अगर आप कुकर का चावल खाए तो कुकर के चावल में या मूढ़ी का भुंजा में या चूड़ा का चावल का भुंजा में मार कहाँ गया? तो अंदर ही रह गया। खिचड़ी में मार तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। 1 थाली कुकर का चावल खाने का अर्थ है कि आपको 5000 कदम चलना चाहिए। आप खाए और नहीं चले तो शरीर क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, वही चर्बी जब दिमाग के नली में जमेगा तो लकवा मारेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, वही तेजाब जब
नली को गलाएगा तो उसके चलते ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो एलर्जी का बीमारी। और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन पकड़ेगा। अगर आप रोज़ 5 आलू खा रहे हैं, एक दिन में आप 10 रोटी खा रहे हैं, तो एक दिन में 10 रोटी वही व्यक्ति खा सकता है जो 10,000 कदम कुदाल 10,000 कदम चल भी ले। आप 10 रोटी एक दिन में खा लेते हैं लेकिन चलते हैं 10 मिनट, तो वो रोटी आपके शरीर में जाके जहर बन जाएगा। आपका खर्चा है रोज़ 2000 कैलोरी, आप रोज़ खाते हैं 4000 कैलोरी, और यही गलती आप लगातार करते चले गए तो क्या होगा? आप घुसाए ज़्यादा निकाले कम, तो क्या होगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। आप शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए, चाहे वो दूध का चीनी लैक्टोज था, कि आलू का चीनी स्टार्च था, कि मीठे फल का चीनी फ्रुक्टोज था, कि खस्सी के मांस का चीनी ग्लाइकोजन था, कि सेव केला नारंगी का चीनी फ्रुक्टोज था। आप कोई भी चीनी खाइए, बात तो बराबर ही है। तो आप अगर गाजर खाए, चुकंदर खाए, उसका जूस पी लिए, उसमें भयंकर चीनी है, और नहीं चले उसके हिसाब से, तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 हसर होता है, हम लोग के यहाँ कहावत है, धन का 3 हसर होता है। धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 गंजन होगा। आप एक दिन में 10 रोटी खाए, पता चला एक दिन में आप 4000 कैलोरी खाए, लेकिन आपका खर्चा केवल 2200 कैलोरी था। और ये गलती आप रोज़ का रोज़ करते चले गए, 5-5 महीना, 6-6 महीना, साल भर आप ऐसे ही ज़्यादा खाते चले गए, और टहलने का नामो निशान नहीं। आप एक जगह दुकान में बैठ के काम करते थे तो आपको लगता था बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर 11 बजे रात तक आप दुकान में बैठे रहते थे। तो जब आप बैठे रहते थे तो उसमें कैलोरी तो ज़्यादा जा नहीं रहा है, तो भले ही आप 12 बजे रात तक बैठे रहिएगा, कैलोरी तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, लेकिन आप खा लिए जम के। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाया या तो तेजाब बनाया, तो जहाँ तहाँ छिड़का। अगर उसको चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया, तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं, ये तोंद चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून के नली में जमा हो जाए, तो जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा। जैसे ये इतना चौड़ा खून का नली है, ठीक है, ये भगवान दिया हुआ है इतना चौड़ा, हम ज़्यादा चीनी खा के चर्बी जमा कर लिए, तो अब क्या हो गया? ये संकीर्ण हो गया। तो अब बेचारे हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। तो इसीलिए बीपी के बाद मरीजों में स्ट्रोक ज़्यादा होता, क्योंकि चर्बी जो जमा हुआ है वो तो खाली हार्ट के नली के पास वाला नली में थोड़ी, वो तो हर जगह के नली में जमा होगा। दिमाग का जो नली है उसमें भी चर्बी जमा हो जाएगा। तो अगर खून के नली में जमा हो जाए तो ब्लड प्रेशर का बीमारी, हार्ट के नली में जमा हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज कहते। हृदय तो सब जगह खून का सप्लाई करता है, लेकिन हृदय को खुद भी खून चाहिए, और हृदय को खून कौन देता है? कोरोनरी आर्टरी। तो यदि कोरोनरी आर्टरी जो कि हृदय के मांसपेशियों को खून सप्लाई करता है, उसमें चर्बी जमा हो जाए तो हृदय को खुद ही खून नहीं पहुंचेगा, तो वो हिस्सा मर जाएगा, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, ये सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ है मनुष्य जाति के लिए। और दूसरा है आपका ये लकवा। तो चर्बी अगर खून के नली में जमा हो गया तो बीपी का बीमारी, हार्ट के नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा, जो हम आपको बताए इस्चेमिक। और ओवरऑल अगर चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते। लीवर में चर्बी जम जाए तो खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के जो आप चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो आपको खाली लकवा नहीं मारेगा, आपको ये सब भी बीमारी होगा। तो इसलिए कभी मत, जो आप देखते हैं कि लोग बोलता है कि नहीं डायबिटीज के रोगों में भी लकवा होता, वो तो होगा ही, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए उसी से तो आपको चर्बी खून के नली में जमा होता, बीपी हुआ था आपको, और बार बार बीपी था और आप ध्यान नहीं दिए, और फिर आधा किलो दूध रोज पीते गए, दूध रोटी खाते गए, तो चर्बी रोज का रोज जमा होते गए, दिमाग की नली में इतना चर्बी जम गया तो लकवा मार दिया। तो वो कारण तो सबका एक ही होता है, गलत भोजन। और यही चीज़ आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा।
किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। वो आपको WHO कहता है, सोचिए लकवा के केस में WHO कहता है केवल 15 मिनट टहलने, 15 मिनट टहलने से कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको समझाएंगे। तो एक्स्ट्रा चीनी जो शरीर चर्बी बनाया वो जहाँ जहाँ जमा हुआ उस ऑर्गन का कार्य बाधित हुआ। कभी कभी देखिए किसी को आँख के पास चर्बी जम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैनथैलेस्मा, यहाँ पर उजला रंग का जमा रहेगा, जैनथैलेस्मा कहते हैं। ये एक बात को बताता है कि आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, और जो कैलोरी ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपना कैलोरी कम करना चाहिए और टहलना बढ़ाना चाहिए, कैलोरी खर्च करना बढ़ाना चाहिए और लेना कम करना चाहिए, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ। तो आप जो ज़्यादा चीनी खाए वो चर्बी के रूप में जहाँ भी जमा हुआ उस ऑर्गन का कार्य बाधित किया। चर्बी अगर तो कहाँ जमा हुआ बता दीजिए। एक्स्ट्रा चीनी से खाली शरीर चर्बी नहीं बनाता। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, हम 3.99 GB भर दें तो क्या होगा, हैंग करने लगेगा। तो उसी प्रकार से जब शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। आपको बहुत दिन से ब्लड प्रेशर था तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर का दवा लिख देता था, लेकिन आपको दूध मना नहीं करता था, वो 10 गो रोटी एक दिन में खाना मना नहीं करता था, और आपको टहलने के लिए प्रेरित नहीं किया था। तो क्या हुआ, आपको लगा कि डॉक्टर बीपी का तो दवा दे ही दिया है तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसी ढंग से आप खाना खाते गए तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगा, और 2 दवा से डॉक्टर कंट्रोल करता था बीपी, अब आपको बीपी के लिए 4 दवा चलने लगा, और हर जगह का नली जाम होने लगा, और अचानक एक दिन आपको लकवा मार दिया। वो तो मारेगा ही। तो चूंकि आप खाते गए और उसको खर्चे नहीं किए, तो फिर आपका चर्बी जब दिमाग के नली में जमा हो गया तो लकवा मार दिया। तो कारण तो आपका गलत भोजन है। तो जब उसको सुधार दीजिएगा तो सब बीमारी ठीक हो जाएगा। यानी जब आपको ब्लड प्रेशर हुआ उसी समय सचेत हो जाइए, गलत चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्या गलत है वो हम आपको आगे भी बताएंगे, अभी खाली वीडियो सुनते जाइए। तो आप गलत चीज़ अगर छोड़ दीजिएगा तो जिस रास्ते पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे से उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। बीमारियाँ भले अनंत है, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो आप अभी तक जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे, तो वही चीनी चर्बी बन के हर जगह जमा हो गया। अब जम के टहलना शुरू कर दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, तो देखिएगा कि जो है कि आपका, और चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा बंद कर दीजिए तो सब का सब चर्बी गल जाएगा, तो आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा और जो लकवा का संभावना सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक नुकसान हुआ, चीनी से शरीर चर्बी बनाया। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर, खाली आपके शरीर में जो 80% चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो चीनी का जमा हुआ रूप है। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं घी खा के कोई आदमी मोटाता है। नहीं, तेल मसाला और घी से कोई आदमी नहीं मोटाता है चीनी से, कार्बोहाइड्रेट से। यानी जो आप संतरा का जूस पी रहे हैं, रोज़ जो आप सेव खा रहे हैं, रोज़ जो आप दूध पी रहे हैं, 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, लैक्टोज नामक चीनी है दूध में। वो तो मुँह में टूट जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो वो जो आप लैक्टोज खा रहे हैं, वो जो आप फ्रुक्टोज खा रहे हैं, उससे आपके शरीर में चर्बी जमा होगा। आपके शरीर में जो 80% कोलेस्ट्रॉल है वो चीनी का ही जमा हुआ रूप है। वो चीनी खाने से कोलेस्ट्रॉल बना है, वो कोई तेल खाने से नहीं बना। इस बात को याद रखिएगा। मानव जाति कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया, यानी कोलेस्ट्रॉल को खाना गड़बड़ नहीं है। आज की दुनिया में कोलेस्ट्रॉल को अच्छा खाद्य पदार्थ कहा जाने लगा। कोलेस्ट्रॉल ब्लैकलिस्टेड फूड सब्सटेंस था, उसको अब बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि मानव जाति अब जान गया कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो चीनी ज़्यादा खाने से हुआ है, वो कोनो, और जो यूरिक एसिड आपका बढ़ा है वो चीनी ज़्यादा खाने से बढ़ा है, वो प्रोटीन खाने से नहीं बढ़ा है, और ओवरऑल कैलोरी ज़्यादा लेने से वो आपका बढ़ा है। तो ओवरऑल कैलोरी जितना आपका है उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। एक आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करे उसको कितना कैलोरी का खर्चा है, उसको 1500 कैलोरी का खर्चा है, और क्योंकि हार्ट तो चल रहा है, दिमाग तो चल रहा है, तो 1500 कैलोरी खर्चा है। और अगर कोई आदमी 2 घंटा और टहले भी तो 600 कैलोरी और जोड़ लीजिए, और एक जगह बैठ के काम करे तो हल्का फुल्का काम करे 200 कैलोरी और जोड़ लीजिए, तो 800 प्लस 1500 आपका खर्चा है मात्र जो है कि 2300 कैलोरी। आप पता चला आप ले रहे हैं 3000 कैलोरी, 4000 कैलोरी रोज़, तो फिर बीमारी तो होगा ही। और आप चेते नहीं, सबसे बड़ी बात है, आपको डायबिटीज हुआ, आपको बीपी हुआ, डॉक्टर आपको दवा लिख दिया, तो आप अपना उसी ढंग से दूध पीते रहे, उसी ढंग से सेव केला खाते रहे, एक दिन में 10 रोटी खाते रहे, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा खाते रहे, है ना। तो फिर क्या हुआ, आपका फिर चर्बी जमा होते गया। तो कुछ दिन के बाद डॉक्टर बोला कि देखो अब आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हम आपका पावर बढ़ा देंगे। तो पावर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो डॉक्टर मना किया नहीं है आपको। आप जम के खाते जा रहे हैं, अभी भी आप एक्स्ट्रा कैलोरी लेते जा रहे हैं, तो चर्बी दिन ब दिन और जमते जा रहा है, आपका बीपी बढ़ते जा रहा है, और वही अचानक आपको लकवा मार देगा, वही अचानक आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। कारण तो एक ही है। अच्छा, चीनी से चर्बी बन के क्या क्या डैमेज किया, शरीर के हर अंग को कार्य बाधित किया। आपको फैटी लीवर करा दिया, आपको थायराइड का बीमारी करा दिया, आपको डायबिटीज़ करा दिया, आपको ब्लड प्रेशर करा दिया, आपको लकवा मरवा दिया। ये चर्बी के चलते हुआ। आपको नस के झिनझिनी रहने लगा,
किडनी खराब हो गया, ये लीवर खराब हो गया, ये आपका हार्ट खराब हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये आपको चर्बी जमने से हुआ। लेकिन चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनता। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता। किताब में आपको तेजाब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसको तेजाब कहते। किताब में क्या मिलेगा? किताब में मिलेगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। किताब में मिलेगा कि एक्स्ट्रा कैलोरी लीजिएगा तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन निकलेगा, ज़्यादा बनेगा। आप ज़्यादा कैलोरी खाइएगा तो जितना आपका खर्चा उससे ज़्यादा खाइएगा, नहीं खर्च कीजिएगा तो एक्स्ट्रा कैलोरी से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनेगा, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेगा, तमाम तरह का फ्री रेडिकल बनेगा, और ये सब तेजाब के जैसा काम करेगा। तेजाब जैसे टॉयलेट साफ करते हैं आप, तो वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उसको गलाएगा। सांस की नली में तेजाब गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया कर देगा। जोड़ में तेजाब गया तो क्या होगा? गठिया करा देगा, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। और तेजाब से एक चीज़ और भी होगा, आपका जो खून का नली है, अगर वहाँ पर तेजाब बार बार टच करे तो क्या होगा? उसमें एन्यूरिज्म बन जाएगा। जो आर्टरीज है वो आर्टरीज देखिएगा कि चूँकि प्रेशर पड़ता रहेगा और गलाते जाएगा तो क्या होगा? और रिपेयर नहीं हो पाएगा, चूँकि पेट और भूख का साइज तो एक ही है। आप ले रहे हैं रोज़ का रोज़ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और रोज़ 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप ले रहे हैं केवल 20 ग्राम प्रोटीन। पेट और भूख का साइज तो एक ही है, तो जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप ले लीजिएगा तो प्रोटीन तो जाहिर सी बात है रिलेटिवली आपको कम मिला। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। तो इसलिए आप लेग्यूम प्लांट का पौधा खाते हैं या फिर अंडा खाते हैं तो आपको प्रोटीन मिलता है, और ये प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। हम 10 अंडा रोज़ खाएं तो क्या सलमान खान जैसा शरीर हो जाएगा? नहीं, 10 अंडा खा के हमको मेहनत भी करना होगा। लेकिन चीनी बिना मेहनत के एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर चला जाता। तो आप जो जम के चीनी खा रहे थे, प्रोटीन जाहिर सी बात है प्रोटीन कम खा रहे थे, तो जो आप एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनाए वो खून के नली को भी डैमेज किया, और वो डैमेज रिपेयर नहीं हुआ। तो रिपेयर नहीं हुआ, आपका खून के नली में इलास्टिक टिश्यू होता जो कि उसको इलास्टिसिटी प्रदान करता। तो क्या होगा? अब यहाँ पर इतना बड़ा हिस्सा गल गया आपका मसल, इलास्टिक मसल, तो क्या होगा? आप देखिएगा यहाँ से बैलून निकल गया, यहाँ से बैलून निकल गया, एन्यूरिज्म बोलते हैं। और वो एन्यूरिज्म जो निकल गया, अब ये एन्यूरिज्म कभी कभी जाके फट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? आपको अचानक पता चलेगा कि अरे हमारा जो है कि ये फट गया, है ना। तो इसी ढंग से ये होता है, एन्यूरिज्म उसको कहते हैं। आपको हम उसका फ़ोटो भी दिखा देते। एन्यूरिज्म किसको कहते? ये आपका फ़ोटो दिखा देते हैं। ये एन्यूरिज्म किसको कहते? ये आपका फ़ोटो दिखा देते। ये आप देख सकते हैं कि एन्यूरिज्म जब होगा तो आर्टरीज ऐसा बन जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा। खून का नली से समझिए बैलून फूल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ जब आप एक्स्ट्रा चीनी खाए, तेजाब गया, और तेजाब ही खून के नलिया को का जो मसल है उसको गलाया, और गलाते गलाते प्रेशर पड़ा और वो बैलून फूलते गया, एक दिन फट जाएगा तो क्या होगा? आपको वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। ये एन्यूरिज्म किसी भी हिस्से में बन सकता है, याद रखिएगा। एन्यूरिज्म किसी भी हिस्से में बन सकता है, और इसलिए हुआ क्योंकि आप जम के चीनी खाए और जो है कार्बोहाइड्रेट जम के खाए, प्रोटीन कम खाए, और प्रोटीन कम खाए इसलिए इसमें मसल पोर्शन कम गया और ये ब्रस्ट कर गया। ये जो है कि ब्रस्ट कर जाएगा। और ये देखिएगा तो आपका एन्यूरिज्म, ये देखिए आपको ये आपका जो है कि ये आपका ब्रस्ट कर जाएगा। तो एन्यूरिज्म देख लिया आप, और देखिएगा तो आपका देखिए एन्यूरिज्म ब्रस्ट करते हुए, ये आप फोटो देख सकते हैं कि एन्यूरिज्म कभी कभी फट जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये देखिए इससे खून निकल रहा है और इसी के चलते आपको स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एन्यूरिज्म फट जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रोक क्यों हुआ? क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के, चर्बी से भी डैमेज हुआ। और देखिए जब एंजियोग्राम कीजिएगा दिमाग का, क्या होता है? कुछ डाई होता है, डाई को आप भेजा जाता है कैरोटिड आर्टरी से, और जब जाएगा और उसी दौरान एक्सरे किया जाता है, CT स्कैन। तो जब जाता है, एंजियोग्राफी बोलते हैं उसको, तो जहाँ जहाँ डाई जाएगा उस हिस्सा को ये कर देगा। तो आपको इसमें दिखेगा कि देखिए आपका आर्टरी कौन ब्लॉक है, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वो जो है कि आप वो उससे डॉक्टर पता लगाता है कि किस आर्टरी में खराबी है, उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी आप हार्ट में भी कराते हैं, और सेरेब्रल एंजियोग्राफी भी होता है ना, वो भी आप करते हैं। तो वो भी आपको ये पता चलता है। और ऐसा क्यों हुआ आपका? ऐसा इसलिए हुआ, एन्यूरिज्म इसलिए बना आपको दिमाग में, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के वो जो है कि तेजाब बना रहे थे, और तेजाब जाके एन्यूरिज्म करा दिया, और दिमाग में वो कभी कभी फट जाएगा। ये तो एन्यूरिज्म किसको कहते हैं, समझ में आ गया आपको? कि एन्यूरिज्म जो है जब खून का नली से ब्लडर जैसा निकल जाएगा और वो कभी कभी रप्चर कर जाएगा, तो आपको ब्रेन हेमरेज कराएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये रप्चर किया है, यहाँ से खून निकल रहा है। तो एन्यूरिज्म समझ गया आप। और एक चीज़ और समझ लीजिए, आप जो एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनाइएगा तो उससे क्या होगा?
प्लेटलेट सेल में भी इन्फ्लेमेशन होगा, है ना, वो भी आपस में स्टिकी हो जाएगा तो भी आपस में थ्रोम्बस बनाने लगेगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीनी खा के जो साइटोकाइन बनाइएगा, ये साइटोकाइन भी उसको स्टिकी कर देगा। दूसरी बात, आप जो एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बनाए हैं तो चर्बी भी ज़्यादा हो गया, खून में तेजाब भी ज़्यादा हो गया, ये क्या करेगा, खून के नली को, जो आपका जो खून है उसमें आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसमें डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल, उसमें प्लेटलेट है ना, तो ये जो प्लेटलेट है आपस में मिलकर के खून को थक्का कर देगा, और ये थक्का जो है शरीर में किसी भी एरिया में बनेगा, वो जाकर के सीधे दिमाग के नली में जाकर के, अब बारीक नली में जाकर जाम कर दिया, यहाँ पर जाम कर दिया, अब इधर जाके, अब इधर से इधर खून नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि उसके चलते आपको ये हो गया। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाया, तेजाब बनने से आपको दमा, खांसी, निमोनिया हुआ, जोड़ में तेजाब गया, गठिया हुआ, चमड़े में तेजाब गया, एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल हुआ, दिमाग में तेजाब गया, मिर्गी, पागलपन, और उसके चलते हेमरेज हो गया, सेरेब्रल हेमरेज, लीवर में तेजाब गया, जॉन्डिस, और एक जगह तेजाब जमा हो गया, कैंसर करा दिया, और जम के ज़्यादा खाते गए तो कभी कभी दिमाग में ट्यूमर भी बन जाएगा, दिमाग में ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर। एक बीमारी होता है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में, एक हम ब्रेन ट्यूमर पर वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें क्यों होता है ब्रेन ट्यूमर, उसमें समझाए हैं। तो और एक्स्ट्रा चीनी से शरीर चर्बी भी बनाता, चर्बी ब्लॉकेज करके नुकसान करता, तेजाब बनाता, जो तेजाब ब्लीडिंग करके नुकसान करता, और जो है कि तेजाब अलग अलग ऑर्गन्स को गला करके नुकसान करता। आपका एक्जिमा क्यों होता है तेजाब के चलते, सफ़ेद दाग क्यों होता है तेजाब के चलते। और कुछ चीनी को शरीर क्या करता, खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा हर्पिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा, ज़्यादा चीनी खाइएगा तो देखिएगा दिमाग में आपको सिस्टी सर्कस, जब एगो बर्म होता पेट में, कीड़ा बन जाएगा तो दिमाग में कीड़ा हो जाएगा, सिस्टी सर्कस बोलते हैं वो, उसके चलते मिर्गी होने लगता है मरीज में। और बहुत कॉमन का हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, टीबीएम पकड़ लेगा, दिमाग में टीबी पकड़ लेगा। तो उसमें भी कभी कभी जब खून के नली में टीबी हो जाएगा, दिमाग के खून के नली में, तो उसके चलते भी लकवा हो सकता है। तो अलग अलग कारण है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, शरीर जो है, शरीर का जो बीमारी है वो किताब नहीं पढ़ता। ये नहीं कि जो किताब में लिखा हुआ है अभी जो बीमारी पढ़ रहे हैं तो वही बीमारी उसको होगा, नहीं। जिसको भी लकवा मारा उसको बीपी भी होगा, उसको चीनी भी होगा, उसको थायराइड भी होगा, उसको फैटी लीवर भी होगा, उसका किडनी भी खराब होगा। तो क्योंकि जो जम के चीनी खाया है उससे चीनी चर्बी भी बनाया है वो, तेजाब भी बनाया है वो, और उसको दर्द धक्का इन्फेक्शन भी होगा। उसका जांच कराइएगा, देखिएगा सीबीसी भी न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए किसी को भी लकवा मारा है तो ये मत सोचिए कि खाली उसको लकवा मारा है, उसको और भी 5 बीमारी हुआ है जो जम के वो चीनी खाने से हुआ। और लकवा एक दिन में नहीं मारता है। लोग बोलता है कि नहीं कल तक तो ठीक था, आज लकवा मार दिया। वो एक दिन में नहीं मारा है। वो लकवा को बनाने के लिए बहुत दिन से बेचारा मेहनत कर रहा था। वो खुद ही चाह रहा था कि उसको लकवा मारे, क्योंकि जब उसको ब्लड प्रेशर हुआ था उसी समय से उसको 2 घंटा रोज टहलना शुरू कर देना चाहिए था, और 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीने लगना चाहिए था, और उसको बीपी, चीनी, गठिया, दम, और उसको चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बंद कर देना चाहिए था। लेकिन वो डॉक्टर बोला बीपी है आपको चीनी नहीं है, इसलिए आप चीनी खाते रहिए। यही गड़बड़ी हो जाता। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक, साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। ये सब बीमारी का जड़ है चीनी। चीनी जहर क्यों हो गया? क्योंकि इंसान मेहनत करना छोड़ दिया। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी का है। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, चीनी भी कार्बोहाइड्रेट है। हाइड्रोकार्बन भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो जो है कि आपको बीमारी हो अथवा ना हो, बंद कर दीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो सामान्य मरीजों से आपका संभावना कि आपका 10 गुना ज़्यादा होता है। जिसको भी ब्लड प्रेशर का बीमारी है उसको जो स्ट्रोक होने का संभावना 10 गुना ज़्यादा होता है सामान्य पॉपुलेशन से। लेकिन खाली ब्लड प्रेशर में नहीं, डायबिटीज होगा तो भी हो सकता, क्योंकि चर्बी खून की नली में जमा होकर के वहाँ जम गया, तो वो चर्बी दिमाग के नली में तो जमा हो ही सकता। तेजाब के चलते भी डैमेज हो सकता है आपका। हो सकता है कि चर्बी नहीं जमा हुआ और ब्लड क्लॉट नहीं जमा हुआ। क्या जमा हो गया? तो भाई आपका एन्यूरिज्म हो गया, ब्रस्ट कर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। वो तो होगा ही। बोलेगा कि अचानक दिमाग का नस फट गया, उसके चलते लकवा मार दिया। डिपेंड करता है कि किस हिस्सा का। अब टेम्पोरल लोब खराब होगा तो आपको बोलना भी गड़बड़ा जाएगा, और आपका जो है कि सुनना भी गड़बड़ा जाएगा, है ना, एफेजिया हो जाएगा पूरा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया ब्रेन का खराब हुआ। और अगर आपका
ब्रेन स्टेम गड़बड़ाएगा तो तुरंत मौत भी हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट को दिमाग सप्लाई कर रहा है और जो आपका सांस जो चल रहा है वो अगर दिमाग का कनेक्शन खत्म हो गया तो आपका सांस का चलना बंद हो जाएगा, तुरंत मौत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जिसको भी लकवा मारता है वो जो है कि पहला 20% आदमी, जो अगर 100 आदमी को लकवा मारा तो 20 आदमी जो होगा 100 में वो मर जाएगा 2 महीने के अंदर। और अगर किसी को लकवा मारा तो 40 आदमी जो होगा, 100 आदमी में 40 आदमी 1 साल के अंदर मर जाएगा। और बाकी जो है 60 आदमी बचेगा 1 साल के बाद भी। तो उसमें भी अगर आप 5 साल में जोड़िएगा, देखिएगा 5 साल में कुछ मर गया। क्यों मर जाता है? क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है वो कभी भी ये नहीं बताता है कि आपको जब आप चर्बी जमा किए, जब आप तेजाब जमा किए हैं तो आपको टहलना बहुत ज़्यादा होगा। अभी भी आप देखिएगा, गूगल में टाइप कीजिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन ऑफ एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, ऐसा करके देखिएगा कि हेल्थ के लिए कितना देर एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आपको बोलेगा मात्र 15 से 20 मिनट रोज। 15 से 20 मिनट खाली एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा आज की दुनिया में। वो महा रॉन्ग चीज़ है आपका, इसीलिए आपका कोई बीमारी ठीक नहीं होता, वो कभी ठीक होगा ही नहीं। और बीपी में आपको नमक बंद करा देता और मरीज गड्ढे में गिरता। अच्छे, कभी कभी हाइपोनेट्रीमिया में भी लकवा मारेगा, जो है कि आपका ब्लड शुगर कम हो जाएगा, उसमें भी लकवा मार देगा। हाइपोग्लाइसेमिया में भी लकवा मारेगा। तो आपको इसीलिए डॉक्टर को पूरा एवेल्यूएट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर करता क्या है? खाली CT स्कैन, MRI और फिर आगे चल के पेट स्कैन करा देगा। लेकिन CT स्कैन, MRI से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर ब्लॉकेज है। जैसा हम आपको दिखाए कि हेमरेज थोड़ा सा उजला रंग का दिखेगा, और जब जहाँ पर कि ये हो जाएगा आपका गायरी सल्काई ब्लॉक हो जाएगा, अगर इस्चेमिया होगा तो वो आपको दिखेगा, कालापन लिए दिखेगा थोड़ा सा। CT स्कैन में आप खुद पकड़ लीजिएगा कि देखिए इतना हिस्सा काला है, तो डॉक्टर बोलेगा कि देखिए इतना हिस्से में आपको खून नहीं पहुंच रहा है। और लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अगर 3 दिन के अंदर आप पहुंचे हैं, लकवा होने के 3 दिन के अंदर ही दवा काम करता है। 3 दिन के बाद एक दवा आता है, उसको अल्टीप्लेज बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन के का इनहिबिशन करता है, एंटी क्लॉटिंग ड्रग है। तो ये जो है कि थ्रोम्बस को तोड़ देता है, तो वो अल्टीप्लेज का इंजेक्शन देता है डॉक्टर, IV देता है। तो उसके चलते वो जो है कि कभी कभी तो पता लगाता है कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, तो आपको एंजियोप्लास्टी भी इसमें भी करता है। वो खून के नली को ऐसे कर देता है, फैला देता है, जाकर के ब्लॉकेज को हटा देता है, मैनुअली रिमूव करता है थ्रोम्बस को। जैसे कि आपको एंजियोप्लास्टी में डॉक्टर आपको करता है कि आपको नीचे वाला एक भेंस घुसता है और जाकर के वो हार्ट में देखता है कहाँ कौन गड़बड़ है, और उसी में जाकर के उसको मैनिपुलेट कर देता है, उसको बैलून फुला देता है और उसको डिजोल्विंग चीज़ अल्टीप्लेज वगैरह वहाँ पर डालता है, तो उसको डिजोल्व कर देता है। कुछ दवा आता है जो कि पहले तो इसमें कैसे आपको जांच क्या क्या कराना चाहिए। डॉक्टर आपको नहीं कराएगा, लेकिन आप जरूर इंसिस्ट कीजिए कि हमको ये जांच करा दो। टोटल जांच करवाइए, CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, HbA1c, RBS, इंसुलिन लेवल, फिर आपका TSH, NT-TPO, IgE लेवल, NT-dsDNA, NT-CCP, RA फैक्टर, स्कार्सोमेम्ब्रेनिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, फिर आपका जो है कि RA फैक्टर, VDRL, CRP, ASO, ANA, वो पूरा जांच आपका होगा। विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, ये सारा जांच आप करा लीजिए। होमोसिस्टिन लेवल, ये जो है कि D डायमर स्टडी, ये सारा जांच जो है जब आप करा लीजिएगा, और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जब ये सारा जांच कराइएगा तो 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा। तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से आपको दवा देना होगा। तो जब भी इलाज कीजिए तो ये मान के चलिए कि मरीज एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी भी बनाया होगा, मरीज एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब भी बनाया होगा, मरीज एक्स्ट्रा चीनी खा के इन्फेक्शन भी शरीर में घुसाया होगा। तो चीनी और संक्रमण एक ही सिक्के का 2 पहलू है। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा, कभी लाल चीटी, कभी काला चीटी, कभी उजला चीटी। तो आप जम के चीनी खाएं तो जो है कि पहले तो पूरा इवेल्यूएट कीजिए, खाली CT स्कैन MRI नहीं, पूरा जांच कराना है। उसके अलावा डॉक्टर आपको इसमें एंजियोग्राफी के लिए बोलेगा, सेरेब्रल एंजियोग्राम कहते हैं कि वो करवा लीजिए। उसमें आपको बताएगा कि देखिए आपका ये वजह जो खून का नली है इसके आगे डाई नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ब्लॉक है, ये नली खराब हुआ है। तो जो हिस्सा दिमाग का खराब हो गया वो तो खराब ही रह जाएगा। लेकिन एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा आप फिजियोथेरापी करके दूसरे दिमाग के अंग को, ऑर्गेन्स, दिमाग के हिस्से को
दूसरा काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे ये हिस्सा दिमाग का कुछ काम कर रहा था तो यहाँ वाला हिस्सा को आप ट्रेन कर सकते हैं, यहाँ वाला दिमाग के वाले को काम करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी न्यू। और ये काम एडल्ट में भी होता है, विज्ञान इसको प्रूव कर दिया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी खाली बच्चे में नहीं, एडल्ट में भी होता है। स्ट्रोक के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी के चलते आपका जो है कि, और कुछ तो फिर रिकवरी क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ तो जो सूजन हो जाता है, अचानक ब्रस्ट कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो सूजन जब कमता है तो देखिएगा कि आपका फिर वो लक्षण आराम होने लगता है। तो उसके चलते तो कहने का मतलब हुआ कि पहले तो डॉक्टर को बोले कि हमको आप पूरा जांच कराइए, खाली CT स्कैन MRI पूरा जांच कराइए, पूरा A to Z जांच जो हम आपको बताए, IgE लेवल सारा पूरा जांच कराइए। और उसमें जो जो गड़बड़ी है उस सबके हिसाब से भी अलग अलग दवा आपको लेना होगा। इन्फेक्शन है तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल लेना होगा। उसका एलर्जी है तो आपको स्टेरॉयड लेना होगा, एलर्जी है तो आपको साइक्लोस्पोरिन या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये सब का दवा लेना होगा। और साथ ही साथ ये हमारा अलग से ट्रीटमेंट है, ये सामान्य चिकित्सक आपको नहीं देगा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइएगा तो वो आपको स्टेरॉयड कभी नहीं देगा स्ट्रोक में, लेकिन हमारा मानना है कि आपको देना चाहिए, क्योंकि जो क्लॉटिंग होता है वो एलर्जी के चलते ही क्लॉटिंग होता है। तो जब आप स्टेरॉयड दीजिएगा तो क्लॉटिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा वो, और जो है कि तो आपको स्टेरॉयड जरूर देना चाहिए। और एक चीज़ है कि अब है कि एक दवा देगा जो बेसिक दवा है, इसमें अदर देन एंटी एलर्जिक, अदर देन एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एक दवा जो डॉक्टर आपको देगा वो देगा आपको। एक तो अलग अलग जो आपको BP है, थायराइड है, चीनी है, उसका दवा तो देगा, उसके अलावे उसको कंट्रोल करेगा। उसके अलावे आपको जो एक दवा देगा वो देगा एंटी आपका थ्रोम्बोटिक ड्रग, है ना, तो वो एंटी क्लॉटिंग ड्रग जैसे वारफरीन देता है। लेकिन आजकल क्या अच्छा चीज़ हो गया कि वारफरीन में आपको क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम ये देखना पड़ता है। तो आजकल जो है एक बहुत अच्छा दवा उपलब्ध है मार्केट में, उसको बोलते डेबिग्रेटान, और 110 मिलीग्राम का कैप्सूल है। एक कैप्सूल रोज़ करके लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 29 रुपये कैप्सूल है। ये बड़ा अच्छा काम करता है, ये आपका एंटी क्लॉटिंग काम करेगा। तो क्लॉटिंग में एक ही चीज़ ध्यान देना है कि CT स्कैन में ये देख लेना है कि हमारा हेमरेज वाला है कि इस्चेमिया वाला है। 80% इस्चेमिया वाला होता लकवा और 20% ब्रेन हेमरेज वाला लकवा होता, कि खून का नली फटने से लकवा हुआ है कि खून का नली ब्लॉक होने से लकवा हुआ है, ये देखना है। तो अगर खून का नली फटने से लकवा हुआ है तो फिर वैसे केस में आप ये जो डेबिग्रेटन नहीं दीजिए, और खून का नली अगर जाम होने से लकवा हुआ है तो ऐसे केस में जो है कि आप डेबिग्रेटन दे सकते हैं 110 मिलीग्राम। 110 मिलीग्राम रोज़ लेने में कहीं कोई लफड़ा नहीं है, किताब में ऐसा लिखता है कि 150 मिलीग्राम सुबह शाम दीजिए, लेकिन हम लोग जो देते हैं वो 100 मिलीग्राम रोज़ करके देते हैं, डेबिग्रेटन दे दीजिए। और जो आप इकोस्प्रिन गोल्ड खाते हैं जो आप हार्ट अटैक में, तो हार्ट अटैक में जो खाते हैं उसमें रहता है क्लोपिडोग्रेल, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी प्लेटलेट को आपस में चिपकने नहीं देता, यही प्लेटलेट चिपक करके थ्रोम्बस बना देता है ना, खून जम जाता है और वो ब्लॉक कर देता है, खून के नली को ब्लॉक कर देता है। तो ये थ्रोम्बस नहीं जमे, इसलिए एंटी प्लेटलेट ड्रग में एस्प्रिन देते हैं, डिस्प्रिन जो है कि लो डोज में 150 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम ऐसे करके डिस्प्रिन देते हैं और रोज़ के रोज़। लेकिन डिस्प्रिन के साथ दिक्कत है कि पेप्टिक अल्सर भी कराता है, और उसके अलावे लेकिन अगर दाल जम के पीजिएगा तो स्प्रिन से कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और जो है कि उसके अलावे जो आपको क्लोपिडोग्रेल देगा जो कि एंटीप्लेटलेट ड्रग है, डायपिरिडामोल देगा वो भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है। तो ये सब डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, ये सब लीजिए। हम लोग तो एक और दवा भी देते हैं कैल्शियम डोबेस्लेट, वो भी अच्छा काम करता है इसमें, तो वो भी हम लोग देते हैं इसमें। और जो है कि आपका डेबिग्रेटन जो बताया आपको 110 मिलीग्राम, वो भी हम लोग देते हैं। तो डेबिग्रेटन जब नया दवा आया है 2010 में आया है, तो उससे पहले डेबिग्रेटन नहीं उपलब्ध था, तो वारफरीन देना पड़ता था, और वारफरीन देने में आपको पूरा मॉनिटर करना पड़ता है। तो वारफरीन से अच्छा है डेबिग्रेटन अब दीजिए, अब वारफरीन का कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्टीप्लेज के बारे में कहा जाता है कि अगर आप 3 दिन के बाद अल्टीप्लेज दे रहे हैं तो अल्टीप्लेज देने से ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो ब्रेन डैमेज हो गया, अब हो गया तो वो तो हो गया, अब आप उसको गला भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, वो तो ब्रेन मर गया, आप हमेशा के लिए मर गया। तो इसीलिए जो है कि ये स्टडीज़ में आ गया है कि अल्टीप्लेज देने से भी कोई फायदा है नहीं। तो आपका जो है कि अब लकवा मारा हुआ है, अब आपका पेशाब भी रुक गया है, अब आपका जो है कि आप हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, आपका खाना भी नहीं घुटा रहा है क्योंकि मुंह में टेढ़ा हो गया है, इस साइड का आँख बंद नहीं हो रहा है, तो आपको दिक्कत क्या क्या आएगा। मरीज लेटा हुआ है तो उसको क्या होगा, बार बार बेड शोर हो जाएगा, क्योंकि एक जगह प्रेशर पड़ता रहेगा
प्रेशर पड़ता रहेगा तो क्या होगा, उस हिस्सा में घाव हो जाएगा। इसलिए बार बार मरीज को इधर उधर चेंज कराना है पोस्चर। उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। एक हिस्सा अगर मान ली एक पैर नहीं चलता है, एक पैर चलता है, तो उसको बोलना है कि भैया तुम्हारा दूसरा पैर और हाथ चलता है, वो हाथ को उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ। एक्सरसाइज करने के लिए उसको प्रेरित करना है और उसको बोलना है कि तुम दोनों उठाने का प्रयास करो। लेकिन जब दोनों पैर उठाने का प्रयास करेगा तो एक पैर जिसमें लकवा मारा है वो तो नहीं उठेगा, लेकिन एक पैर उठ जाएगा। लेकिन उसको बोलना है भैया तुम दोनों उठाओ। तो होगा क्या, हर बार दिमाग मैसेज भेजेगा और वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि वो हिस्सा ब्रेन का डैमेज्ड है। लेकिन यदि आप बार बार दिमाग में ऑर्डर दीजिएगा कि वो मैसेज भेजो, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, नया नया न्यूरोनल कनेक्शन बनने लगेगा और ये नया न्यूरोनल कनेक्शन वहाँ तक पहुँच जाएगा और जो है कि पता चला धीरे धीरे करके रिकवरी हो गया। और इसमें तेल मालिश करना है। मरीज को फिजियोथेरेपी असिस्ट करता है। जो हिस्सा मर गया है कभी कभी फ्लैसिड हो जाएगा, कभी कभी स्पास्टिक हो जाएगा, यानी कभी कभी एकदम टोन खत्म हो जाएगा, कभी कभी टोन बढ़ जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो नहीं होगा, है ना, स्पास्टिसिटी बोलते हैं, या फिर एकदम फ्लैसिड हो जाएगा। तो वैसे केसेस में आपको मरीज को कहना है कि फिजियोथेरापिस्ट जो है वो आएगा, 1-2 घंटा एक्सरसाइज करेगा, जो हिस्सा लकवा मारा हुआ है उसको तेल मालिश करेगा ताकि ब्लड का फ्लो हो उसमें, और उसको चलाएगा और मरीज को धीरे धीरे करके बोलेगा कि तुम अपना लोड लेने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ तक उठा देगा, उठा करके बोलेगा कि तुम अपने बल पर पकड़ो, हल्का सा सपोर्ट देगा, धीरे धीरे सपोर्ट छीनेगा। ऐसा करके धीरे धीरे करके मरीज जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, नया नर्व कनेक्शन बनेगा, तो जो है कि वो धीरे धीरे करके वो लकवा में जाना जाएगा। वैसे भी समझ लीजिए, अगर आपका कोई, पहले तो क्राइटेरिया है, अगर कोई 60-65 साल से ज़्यादा का आदमी है और बहुत पुराना बीपी है ना, उसका बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल बीपी है और सीवियर अगर हुआ है उसको लकवा, और तो वैसे केसेस में तो ज़्यादा रिकवरी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कम एज है, मान ली 65 साल से कम उम्र में लकवा मारा है, 45 साल में लकवा मारा है, तो वो तो पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। आपको जैसा कि हम बताएं कि 60% केस बच जाता है 1 साल से ज़्यादा। 40% केस लकवा में, अगर 100 आदमी को लकवा होगा तो 40 आदमी 1 साल के अंदर मर जाएगा। लकवा जितने लोगों में होता है उसमें 60% फीमेल होती है, याद रखिएगा। अगर 100 लकवा का मरीज निकालिएगा, देखिएगा 60 से 65 खाली महिला है। तो महिला में जो लकवा मारेगा तो उसका मरने का संभावना ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू मेल। तो ये चीज़ है, क्योंकि महिला में लकवा ज़्यादा उम्र में मारता है जनरली, इसीलिए ऐसा होता है। और जो है कि तो ये हो गया। तो अब जाड़ा का दिन आ रहा है, जाड़ा के दिन में लकवा और ज़्यादा मारता, क्योंकि जाड़ा के दिन में आदमी बिल्कुल कम से कम चलने लगता, और जाड़ा के दिन में देखिएगा वो तिलकुट खाना शुरू कर देगा। तो तिलकुट में आगे में चीनी है और वो चीनी फिर जाके चर्बी बना के वो और ब्लॉक कर देगा, और चलना तो है नहीं, जाड़ा के चलते और कम चलता, आदमी एक जगह बैठा रहता, सोया रहता, तो और ज़्यादा अचानक लकवा मार देता। तो इसीलिए आपको जो है कि, और जाड़ा के चलते एक और होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, वो खून प्रणाली अचानक और ज़्यादा वेसो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठंडा, उसको बोलते हैं ठंडा मार देना। तो जब वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो लकवा मार देगा। तो जाड़े के दिनों में अभी और भी एहतियात का ज़रूरत है। तो इसमें जो डॉक्टर दवा देगा आपको, तो नॉर्मली जो आपको देगा तो बीपी का दवा देगा, चीनी का दवा देगा, वो सब देखेगा कंट्रोल हो जाए। और जो है कि आपका वो एंटी प्लेटलेट ड्रग देगा, वारफेरिन चला देगा आपको, ये एस्पिरिन डिस्पिरिन चला देगा, क्लोपिडोग्रेल दे देगा, और एंटी लिपिड ड्रग देगा। तो जैसे रोजुवास्टेटिन हम लोग देते हैं, या फिर एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम देते हैं, रोजुवास्टेटिन 20 मिलीग्राम देते हैं, ये देगा, लिपिड लोडिंग ड्रग देगा। तो ये सब दे करके आपको मैनेज करेगा, और साथ ही साथ आपको जो है कि फिजियोथेरेपी भी, एक्टिवली फिजियोथेरेपी भी कराएगा। तो धीरे धीरे करके आपका जान आने लगेगा। लेकिन और कभी कभी बोलेगा कि आप ऐसा कीजिए, एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, तो वो एंजियोप्लास्टी, या फिर अगर एन्यूरिज्म है तो बोलेगा कि ऑपरेशन करा लीजिए, तो आपका न्यूरोसर्जन जो है दिमाग खोल के उस एन्यूरिज्म को काट देगा। तो इस ढंग से वो करेगा। लेकिन ये तो आप किताब में देखिएगा, लेकिन हमारा इलाज कैसे डिफर हुआ, हम कैसे करके मरीज को ठीक करते हैं। हम बोलते हैं कि तुम पहले तो भोजन बदलो, ये छोड़ दो दूध पीना, छोड़ दो मीठा फल खाना, छोड़ दो चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा मकई का भुंजा गाजर चुकंदर छुहाड़ा किशमिश खजूर देसी मुर्गा खस्सी का मांस बड़ा मछली हॉर्लिक्स कम्प्लान बोनमीठा खिचड़ी खीर ग्लूकोन डी पूछ का पिट्ठा कुकर का चावल सेवई साबुदाना मखाना पानी फल सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हो पहले तो खाना छोड़ो। और पूरे जांच में अगर आपका जो गड़बड़ी आया है वो गड़बड़ी के हिसाब से CRP बढ़ा हुआ है तो उसमें स्टेरॉइड भी देना होगा उसमें, और स्टेरॉइड दीजिएगा तो आपको BP और चीनी भी है तो उसके हिसाब से भी आपको मैनेज करके रखना है। तो
वो सब आप उसको दीजिए। और मरीज को अगर लेटा हुआ है, लकवा मारे हुए है, तो उसको आप बोलिए कि भैया आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर उसका पेशाब रुका हुआ है तो आप कैथेटर लगा दीजिए, पेशाब में पेशाब का नली डाल दीजिए ताकि पेशाब अपने आप निकले, है ना। वो देखिए जो है कि, और उसका मुंह का अगर ऐसे टेढ़ा हो गया है तो एस्पिरेशन हो सकता है उसमें, इसलिए वो भी आप देखिए कि वो एस्पिरेशन ना हो जाए, सक्शन बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। आँख अगर नहीं बंद हो रहा है तो आँख में अल्सर ना हो जाए, इसलिए वो उसका भी देखना होगा। तो ये सब आपको मैनेजमेंट में खाली एक नहीं, इसमें सबका रोल है, आपका सबका रोल है। और अल्टीमेटली क्या है, आपका भोजन का रोल है। तो मरीज को अगर आप जो है कि यदि रखे हुए हैं, भोजन नहीं ले सकता, तो वैसे केसेस में आपका जो है कि लकवा मारा हुआ है, बिल्कुल ये वाला मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में तो खाना नहीं दे पाइएगा। तो फिर IV फ्लूइड पर रखिएगा, IV न्यूट्रिशन पर रखिएगा, तो वो रख दीजिए। लेकिन उसमें जो है कि डेक्सट्रोज जो है कम से कम दीजिएगा, और उस पर रखिए मल्टीविटामिन, ये सब प्रोटीन, अगर एल्बुमिन कम है तो एल्बुमिन अलग से भी चढ़ाना पड़ता है, तो वो सब दीजिए। हाई एंटीबायोटिक दीजिए और साथ में डेक्सोना भी दे दीजिए। अगर IV रखे हुए हैं तो डेक्सोना देना बहुत ज़रूरी है। और उसका BP ये सब मैनेज कीजिए। तो डेक्सोना से क्या होगा, ब्रेन में जो सूजन हुआ होगा वो भी कमेगा, है ना। तो वो भी सब दीजिए। खाली एक चीज़ ध्यान रखिए कि हेमरेज जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हेमरेज नहीं है, तभी आप ये एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग दीजिएगा, जैसे डिस्प्रिन वगैरह, क्लोपिडोग्रेल वगैरह, तभी देना चाहिए जब आप ये पूरा तरह से देख लिए हैं कि उसको हेमरेज नहीं हुआ है। क्योंकि हेमरेज में अगर डिस्प्रिन दीजिएगा तो हेमरेज और ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान देना है, तो उसको रूल आउट कर लेना है। और जो है तो हमारा इलाज कैसे डिफ़र करता है, हम उसको पूरा जांच कराएंगे उसको, जो कि असामान्य चिकित्सक आपको नहीं कराएगा। पूरा खून का जांच में जो जो गड़बड़ी आएगा वो सब जांच का गड़बड़ी का दवा भी हम लोग साथ में चलाएंगे, स्टेरॉइड भी देंगे, अच्छा एंटीबायोटिक भी देंगे, एंटी फंगल भी देंगे, एंटीवायरल भी देंगे, और उसको सब ये करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे। जो हिस्सा सही है उसको चलने बोलेंगे, एक्टिव फिजियोथेरापी कराएंगे। तो फिर जो है कि धीरे धीरे करके उसका रिकवरी होना शुरू हो जाता है, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मरीज़ लेट से आया है, 70-80 साल में मरीज़ आया, तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं बचेगा। लेकिन अगर 40-45 साल मरीज़ को लकवा मारे हुए है, वो तो मार ही देगा। अब तो अभी तो हमारे पास एक केस आया था, वो रोज़ खस्सी का मांस खाता था, कुकर का चावल खाता था, उसको लकवा मारा, लेकिन वो गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दिया तो उसका रिकवरी भी हो गया। तो डिपेंड करता है, ज़्यादा उम्र में लकवा मारेगा तो आपका बचने का चांस कम बचेगा, क्योंकि आप बहुत सारा अंग खराब कर चुके हैं। तो लेकिन यदि कम उम्र में लकवा मारेगा तो फिर आपका बचने का संभावना ज़्यादा रहेगा। तो ये जो चीज़ है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे ज़रूरी है आपका भोजन। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछिएगा कौन सा बीमारी हुआ। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आप देख लिए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचते हैं, उसका उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, अब पता चला 1 किलो आधा किलो दूध रोज पी लेते थे। आप बोलेगा सर हम दूध में चीनी नहीं मिलाते थे, लेकिन तो चीनी तो भगवान ने मिला दिया है। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, जो भगवान ने घोरे हुए लैक्टोज नामक चीनी। लेकिन जो डॉक्टर आपका BP देख रहा था, जो डॉक्टर आपका डायबिटीज देख रहा था, वो तो बोला दूध पीना बेटा और सेव खाना बेटा, जानबूझ के खिलाया ताकि आप जिंदगी में कभी ठीक ना हो। तो जो आधा किलो दूध पी रहे हैं, तो आधा किलो दूध पीने का अर्थ है 10 किलोमीटर चलना। उतना तो आप कभी चल पाइएगा ही नहीं। तो अब जब BP आपको है, तो अब काहे ऐसा गलती कर रहे हैं, काहे 10 रोटी खा रहे हैं। तो रोटी केवल 3 खाना, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात, 4-5 दाल मिला देना, मूंग मसूर रहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात, 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए। अंकुरित चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए और रोज टहलिए। यानी जिसको ब्लड प्रेशर है उसको जिंदगी में कभी स्ट्रोक नहीं हो, लकवा नहीं मारे। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको BP हुआ है तो आप सचेत हो जाइए, घड़ी देख के 2 घंटा टहलना शुरू कर दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, रोटी केवल 3 खाइए, सलाद हर खाने में खाइए। सलाद में खीरा और टमाटर, बस 2 चीज़, नींबू गाड़ दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए, 1 खीरा 2 टमाटर, 1 खीरा 2 टमाटर, 1 खीरा 2 टमाटर, तीनों टाइम लीजिए। और पहले दाल पीजिए और सलाद खा लीजिए। उसके बाद जगह बचे तब 1 रोटी और भर थाली सब्जी। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो परवल अकेले खा गए। लेकिन हरा सब्जी में आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम मत मिलाइएगा। अगर हरा सब्जी होना चाहिए। कौन सा फल खाना, खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना, कोई मीठे फल का जूस नहीं पीना।
हॉर्लिक्स कम्प्लान बोर्नविटा नहीं पीना, दूध नहीं पीना। लेकिन दूध को दही बना के 5 चम्मच रोज खाना। अगर अंडा पसंद है तो 1 से 2 अंडा रोज खाना। अंडा नहीं पसंद है उसके जगह पर अंकुरित चना मूंग 1 से 2 प्लेट रोज खाना। छोहाड़ा किशमिश खजूर नहीं खाना, लेकिन काजू अखरोट काकी बादाम जरूर खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। तो जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो देखिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर 2 से 3 महीना में बिल्कुल गायब हो गया और आपका वजन 5 किलो कम गया। तो जब आप जम के पहले क्या करते थे, आप कम से कम टहलते थे और जम के चीनी खाते थे और ओवरऑल कैलोरी आपका खर्चा था 2300 कैलोरी। ओवरऑल कैलोरी भी ज़्यादा लेते थे और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा लेते थे। तो पता चला कि और यही काम आप रोज करते जा रहे थे। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को तो खत्म कर सकते नहीं आप। चीनी घुसाए निकाले नहीं तो गया कहाँ, तो अंदर ही रह गया। धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। आप बिना मेहनत के चीनी खाने लगे। आप बोले सर हम कहाँ चीनी खाते, पता चला आप समोसा खा रहे हैं, पता चला आप मैदा का समोसा खा रहे हैं, मैदा का निमकी खा रहे हैं। मैदा क्या है, तो आगे चीनी है, स्टार्च है वो, है ना। तो आप कोई भी चीनी खाइए, मकई का भुंजा खा रहे हो तो आगे स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च कहते। आप ग्लूकोज खाइए, मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, दूध का लैक्टोज खाइए, कि चावल आलू मकई मैदा का स्टार्च खाइए। अंदर जाके तो सब एक ही हो जाता, सब ग्लूकोज या उसके समकक्ष मोलेक्यूल में टूट जाता, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता। तो ये सब खा के तो और आप ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर पाइएगा, ये नहीं कर पाइएगा तो कल को तो सब बीमारी होगा। नहीं चेतिएगा तो खाली आपको लकवा ही नहीं मारेगा, आपको बीपी है, आपको लकवा नहीं मारे और अगर गड़बड़ चीज़ खाते चले गए, नहीं माने और गड़बड़ चीज़ खाते चले गए तो केवल लकवा ही नहीं होगा, और क्या क्या होगा, बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निटरना, पीसीओडी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए, लकवा भी मार दे तो भी आश्चर्य कितनी होना चाहिए, कहा ऐसा हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। हम जो 90,000 मरीज देखे इंदिरा गांधी में, तो ये समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना। आप एक दिन में 10 रोटी खा रहे हैं मतलब ज़्यादा चीनी खा रहे हैं। आप कुकर का चावल खा रहे हैं मतलब कि जम के चीनी खा रहे हैं, क्योंकि मार तो अंदर ही रह गया। तो ज़्यादा चीनी, आप आलू का सब्जी खा रहे हैं मतलब जम के चीनी खा रहे हैं, एक आलू में 8 चम्मच चीनी है। ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है। कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए। अंकुरित चना विद मूंग 1 से 2 प्लेट रोज खाइए। सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज खाइए। और अंडा पसंद है 2 अंडा रोज खाइए। अंडा नहीं पसंद है उसके पास जगह पर सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज। नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा, आज की दुनिया में हर व्यक्ति को टहलना होगा, नहीं तो बर्बादी तय है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। हम अपने बच्चे को सिखाते, बेटा रोज मुंह धोना, बेटा रोज नहाना। काश हम ये सिखाएं, बेटा रोज टहलना 2 घंटा, तो आधा बीमारी धरती का तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हम खाली अधिकार लेना चाहते, कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। खाइएगा तो खर्च कौन करेगा। कैलोरी जलाना भारी मुसीबत है। 1 घंटा भाषण देंगे केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा पैदल चलेंगे केवल 300 कैलोरी खर्च होगा। और इतना बड़ा एक समोसा 160 कैलोरी देगा। यानी गलती से 2 समोसा खा लिए तो वो 1 घंटा लगातार चलने के बराबर हम उससे भी ज़्यादा खा लिए। सोचिए लेना कितना आसान है, खर्चा करना कितना मुश्किल है। तो हम आपको बता रहे थे दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ऐसा हम यहाँ पर खोजे इंदिरा गांधी में। ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता, नहीं टहलने से बीमारी होता। 60 ग्राम प्रोटीन रोज जरूरी है शरीर के लिए। प्रोटीन कहाँ से आएगा, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। इसलिए आपको बोले 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए। अंकुरित चना विद मूंग खाइए। सोयाबीन का बड़ी खाइए। अंडा 2 रोज खाइए। नहीं टहलने से बीमारी होता। घड़ी देख के 2 घंटा हर आदमी को टहलना होगा। और कम से कम जो है कि 15 मिनट से आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाइए ताकि विटामिन डी पैदा हो। और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है दुनिया में कोई बीमारी होने का। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको लकवा नहीं पकड़े, और अगर लकवा पकड़ लिया है आपको और चाहते हैं रिकवर कर जाए, तो छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। छोड़ दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा।
ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत खाइए और रोटी केवल 3 खाइए, 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन मात्र। सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉनवेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला के 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, दोपहर, रात पीना, रोज़ टहलना। तो ना केवल आप बीपी को ठीक कीजिएगा, ना केवल आप लकवा को ठीक कीजिएगा, बल्कि खाली लकवा के साथ और भी गड़बड़ी आपको हुआ होगा वो सबको भी ठीक कर दीजिएगा। याद रखिए, दुनिया में अलग से लकवा नहीं होता। लकवा तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप है, और लकवा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उम्र में होता है। जो मैक्सिमम जो मोर देन 80% लकवा है वो मोर देन 65% उम्र के आदमी में होता है। 20% लकवा का केस ही लेस देन 65 ईयर्स में होता है। इसीलिए तो जाहिर सी बात है आप जम के खाते गए, तब जाकर के पाप का घड़ा भर गया और आपको बीमारी होने लगा। आप बोलिएगा सर हम तो जम के खाते में कुछ नहीं होता, पानी जब तक यहाँ है तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब एक बार पानी यहाँ भर गया तो 1 चम्मच भी डालते हैं सर तो ओवरफ्लो हो जाता। इसीलिए आप जम के खाते गए, चर्बी से जाम कर दिया हर जगह। जब ज़्यादा दिक्कत हो गया तो बिल्कुल आपको लकवा मार दिया। तो कारण क्या था? आपके द्वारा खाया गया एक्स्ट्रा भोजन। तो आप जब भोजन कम कर दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा वाला भोजन छोड़ दीजिएगा, दाल जम के पीने लगिएगा, देखिएगा 5 किलो वजन 1 महीने में कमा। तो हर जगह का चर्बी गलेगा, हर जगह का तेजाब गलेगा और नया चमड़ा बन जाएगा। तो देखिएगा कि हमारा वो जो ब्रेन का फंक्शन है बिल्कुल रिकवर कर गया। तो ये जो है, हम जितना भी वीडियो देखे यूट्यूब पर कोई भी पूरी चीज़ नहीं बताता था, इसलिए लगा कि नहीं लकवा पर भी एक वीडियो बनना चाहिए। तो इसलिए आपको हम ये वीडियो, उस समय हमारा समय नहीं मिल पाया 29 अक्टूबर को, इसलिए उस दिन ये वीडियो नहीं दे पाए थे। तो आज हम ये वीडियो आपको, ये वीडियो बन गया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें हम आपके सारे जो एस्पेक्ट का हम कवर कर दिए होंगे। जो भी आपको जिस कारण से भी लकवा हो सकता है वो आप समझ में आ गया होगा। आपको क्यों एनेरिज्म होता, क्यों रप्चर करता है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि हम प्रोटीन कम खाते हैं इसलिए वो कैसे सुधरेगा। और प्रोटीन तभी अब्जॉर्ब होगा जब मेहनत करते। और WHO कहता है केवल 15 मिनट टहलने के लिए। 15 मिनट कुछ है ही नहीं, हर आदमी को 2 घंटा रोज टहलना होगा। सोचिए हमारे देश में सबसे बिजी कौन है? नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री। वो भी जब 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, योगा करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वो 2 घंटा फिजिकल लेबर बहुत ज़रूरी है बुद्धिजीवियों के लिए खासकर, क्योंकि 95% अब बुद्धिजीवी हो गया। किसान बैठ के तमाशा देखते हैं, डीजल से खेत जोता। गांव का आदमी भी अब जम के लकवा मार रहा है। काहे मार रहा है? वो बैठ के आलू का सब्जी खाता, मीठा फल खाता, रोज का रोज आलू खाता, दूध पीता आधा किलो, और कोई चलता तो है नहीं। खुले में शौच रोक दिया सरकार, कम से कम ट्रेजरी के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। किसान बैठ के तमाशा देखता है, डीजल से खेत जोता था। अब तो आज सुने होंगे परौली जलाता है। पहले क्या करता था किसान? एक एक मुठा को निकालता था और निकाल करके जो है कि इसको जो है कि आपका गोबर में सड़ा करके खाद बनाता था। अब बिल्कुल कर्मकोड़ी हो गया, वो नहीं करना चाहता तो गड्ढे में गिरता, पोल्यूशन फैलता अलग से। तो इसीलिए जो है कि छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी। और एक दिन में 10 रोटी नहीं, एक दिन में केवल 3 रोटी खाइए, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। 3 रोटी से पेट नहीं भरे, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरी चना विद मूंग अनलिमिटेड, 2 घंटा रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। तो ये सब बीमारी आपका जड़ से जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से लकवा क्या होता, लकवा कैसे होता, ये अच्छी तरह से हम आपको समझा पाए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी सही ज्ञान हो सके। और अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो लकवा में भी आप हमसे कंसल्ट ले सकते हैं। अगर आपका रिकवरी नहीं हो रहा है तो आप हमारे पास आके मिल सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिमाग में एन्यूरिज्म है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप बिना ऑपरेशन के ठीक होना चाहें तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी एरियाज़ में एन्यूरिज्म है तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसका हमारा फ़ोन नंबर क्या है? 8969953194 और दूसरा है 9386999300। हम कितने बजे फ़ोन उठाते हैं? 7 से 8 सुबह, 5 से 6 शाम, 10 बजे रात। इसी 3 टाइम में हम फ्री रहते हैं। इसी 3 टाइम में फ़ोन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा या तो 7 से 8 सुबह कीजिए या तो 10 बजे रात में कीजिए। दोपहर में भी कभी कभी मरीज़ ज़्यादा रहता है तो दोपहर में भी मरीज़ देखना पड़ता है। तो ये आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमसे ले सकते हैं। ये किसी भी कोई भी क्रोनिक बीमारी यदि आप जड़ से ठीक कराना चाहें तो आप ये जो है कि हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम याद रखिए, अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है, इलाज तो एक ही है। तो इसीलिए जो है कि ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे
कन्फ्यूजन को दूर कर पाया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी भेजी जा सके। याद रखिए, डॉक्टर कहेंगे कि 90% दवा से ठीक होता है बीमारी और 10% ही रोल है डाइट और एक्सरसाइज का, लेकिन हम उल्टा बात बोलते, हम कहते 90% आपका डाइट और एक्सरसाइज है और 10% ही दवा होता है। याद रखिए, शरीर अपना हीलिंग खुद ही कर देता, आपको खाली थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है। याद रखिएगा ये सब चीज़। इसलिए जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। और ये महा झूठ है कि बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, गठिया जड़ से नहीं जाता, दमा जड़ से नहीं जाता, हार्ट अटैक होता तो ज़िंदगी भर इकोस्प्रिन गोल्ड खाना पड़ता, लकवा मारता तो ज़िंदगी भर ये एस्प्रिन खाना पड़ता। ये महा झूठ है, ये महा झूठ है। ज़िंदगी भर डाइबिग्रेटन का गोली खाना पड़ता, ये महा झूठ है। ये ज़िंदगी भर बाहर फ्री नहीं खाना पड़ता, चल लेना पड़ता इंजेक्शन। ये सब डॉक्टर ठीक कर देता। कारण सबका एक ही है, भोजन बदल दीजिए। जब तक खुद को नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी नहीं जाएगा। खुद बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जाएगा। जिस राह पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, अब तक जम के खाते थे और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे और नहीं टहलते थे। अब उल्टा काम कीजिए, अब लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट पर आ जाइए, दाल जम के पीने लगिए और हरा सब्जी जम के खाने लगिए और खीरा ककड़ी टमाटर जम के खाने लगिए और जम के टहलना शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा वो सब चर्बी गल जाएगा, तो हर जगह का ब्लॉकेज खत्म होगा, बीपी ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा और जो है कि लकवा ठीक हो जाएगा और जो है कि जहाँ भी चर्बी से तेजाब, चीनी से तेजाब बना था तेजाब भी गल जाएगा। जहाँ से इन्फेक्शन पकड़ा था, चीनी गिराए थे तो एक्स्ट्रा चीनी इन्फेक्शन को आमंत्रित किया था तो वो भी जो है कि ख़त्म हो जाएगा इन्फेक्शन। तो भोजन बदल के आप हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदल के आप दुनिया की कोई बीमारी खाली दवा से ठीक नहीं कर सकते। यही चीज़ हम आपको यहाँ बताना चाहते थे स्ट्रेस दे करके, इसीलिए आपको हम ये अलग से वीडियो बनाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और लोगों को भेजिएगा। हमको आप जो बीमारी बताइएगा उस बीमारी पर आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। इसीलिए आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, हमको यहाँ कमेंट में कर सकते हैं, आप फ़ोन करके बोल सकते हैं कि जो भी होगा वो आप हमको बोलिएगा, हम उस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और जब भी वीडियो बनाए तुरंत आप तक पहुँचे, इसलिए ज़रूरी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत आपको सूचना पहुँचे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और लकवा मुक्त जीवन बिताएं। धन्यवाद।